हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर स्टैट का एनालिसिस है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है और भी बहुत से सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो या फिर डिटेल वीडियो चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। डिफाइन नेशनल इनकम। इट इज द इनकम derived from the factors of production such as land, labor, capital and entrepreneurship. It is an annual financial statement of the income and expenditure of the government for a given financial year. Option C. It is the sum of income earned by its residents from factor services provided to production units both within and outside the geographical boundaries of the country. Option D. Both A and B. तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी डिफिनेशन आपको बतानी है कि क्या होगी। कि ये उत्पादन के कार्य को जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता से प्राप्त आय है, या एक निश्चित वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आय और खर्च का वार्षिक वित्तीय विवरण है, या देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों उत्पादन इकाइयों के लिए प्रदान की गई कारक सेवाओं से अपने निवासियों द्वारा अर्जित आय का योग है, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो आपको बताना है कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी कि देश की जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं, जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, उसके अंदर या फिर उसके बाहर भी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन सबसे जो इनकम होती है उसका टोटल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय पर पहला वैज्ञानिक अनुमान किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि जो नेशनल इनकम थी तो सबसे पहले किसने उस पर अनुमान लगाया था। बाय हुम वाज द फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट ऑन नेशनल इनकम मेड। पीसी भट्टाचार्य, जे.एम. कीन्स, पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर वी.के. आर.वी. राव। आपको यहाँ पर बताना है कि जो पहली बार नेशनल इनकम थी साइंटिफिकली किसने उसका एक अनुमान लगाया था कि कैसे उसको निकाला जाएगा, तो वो किया गया था वी.के. आर.वी. राव के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि क्या है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। यहाँ पर आपको बताना है कि जो नेशनल इनकम होती है उसको कैलकुलेट करने की कौन कौन से मेथड्स होते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल ऑफ द अबव। अगर तीनों ही मेथड होंगे तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, कोई एक होगा तो आपको उसको बताना है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि तीनों ही मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वैल्यू एडेड भी, इनकम मेथड भी और एक्सपेंडिचर भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यय विधि को और किस नाम से जाना जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड इज आल्सो नोन एज प्राइवेट इनकम मेथड, इनकम सेटलमेंट मेथड, ग्रॉस नेशनल इनकम, फाइनल एक्सपेंडिचर। तो जो व्यय मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, उसे और किस नाम से जाना जाता है। निजी आय विधि, निजी आय निपटान विधि, सकल राष्ट्रीय आय, अंतिम व्यय विधि। तो यहाँ पर इसे आय निपटान विधि यानी कि इनकम सेटलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इनकम डिस्पोजेबल मेथड कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय पर समिति के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन नेशनल इनकम। पीसी भट्टाचार्य, प्रोफेसर वी.के. आर.वी. राव, पीसी महालनोबिस, दादाभाई नौरोजी। तो आपको बताना है यहाँ पर कि जो नेशनल इनकम के लिए कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन कौन थे। तो उसके चेयरमैन जो थे वो पीसी महालनोबिस थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति का स्तर वैश्विक मुद्रा की आपूर्ति में डैश की ओर जाता है। High inflation levels in the economy leads to dash in the supply of money. Increase, decrease, no change, none of the above. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाई इन्फ्लेशन लेवल यानी कि जब मुद्रास्फीति बहुत बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन होता है कि मुद्रास्फीति होती क्या है, क्या होता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में ये रहता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो मनी होती है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसों से आपको बहुत कम चीज़ें मिलेंगी। आज के टाइम में जैसे कि आप देख रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ रही है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए। तो उसमें क्या मतलब ये हो जाएगा कि जो मुद्रा है, मनी है, उसकी परचेजिंग पावर, उसकी क्रय शक्ति जो है कम हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या रहेगा कि जो पैसा होता है, मुद्रा होती है, उसकी आपूर्ति में क्या होगा वृद्धि हो जाती है। मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा फैल जाता है, मनी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जिस वजह से उसकी क्या होती है परचेजिंग पावर होगी कम हो जाएगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति के विपरीत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन।
डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति के विपरीत कौन सा है, अपस्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, मंदी, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो मुद्रास्फीति के विपरीत होता है वो हो जाती है अपस्फीति। अपस्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति में ये रहेगा कि मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत कम हो जाती है और मुद्रा बहुत अधिक फैल जाती है मार्केट में। लेकिन जो अपस्फीति होती है उसमें इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और मार्केट में मुद्रा क्या की जो होती है पूर्ति घट जाती है, कम हो जाती है, सप्लाई मुद्रा की कम हो जाती है। तो इस तरह उसका क्या रहेगा कि मुद्रास्फीति के अपोजिट हो जाएगी डिफ्लेशन, अपस्फीति। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार मुद्रास्फीति को कम करने के लिए डैश का सहारा लेती है। अ गवर्नमेंट रिसोर्ट्स टू डैश टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, cuts in government spendings, increase in government expenditure, reduction in repo rate, none of the above। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि गवर्नमेंट जो होती है जब मुद्रास्फीति की सिचुएशन आ जाएगी, महंगाई बहुत बढ़ने लगती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है उसके लिए, उसको कम करने के लिए तो सरकारी खर्चों में कटौती करेगी, सरकारी खर्चों में वृद्धि करेगी, रेपो रेट में कमी करेगी, इनमें से कोई भी नहीं। तो सरकारी खर्चों में सिंपल सी बात है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कमी करती है, जिससे कि क्योंकि सरकारी व्यय जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा होते हैं, करोड़ों में होते हैं, अरबों में होते हैं, तो सरकार उनको कम करने की कोशिश करती है जिससे कि मार्केट में मुद्रा की मात्रा धीरे धीरे कम हो और महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पर जो रेपो रेट होती है तो रेपो रेट का संबंध तो सीधे बैंक से रहता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उन पर कंट्रोल रखता है, ऐसे जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके अंडर में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु और सेवाओं का मूल्य स्तर लगातार गिर रहा हो तो इस घटना को डैश कहा जाता है। When the price levels of goods and services are falling continuously, this phenomenon is called dash, deflation, stagflation, inflation, none of the above। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक सिचुएशन बताई है कि वस्तुओं और सेवाओं का क्या है, जो प्राइसेस हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं, तो यहाँ पर उस घटना को क्या कहेंगे। जो इन्फ्लेशन था, मुद्रास्फीति थी, उसमें क्या था, प्राइसेस बढ़ रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी कि जिस इस टाइम की सिचुएशन क्या है तो इन्फ्लेशन की ही है, महंगाई बहुत अधिक बढ़ रही है। तो यहाँ पर इसको कह रहा है क्वेश्चन में कि मूल्य कम हो रहा है, तो यानी कि महंगाई घट रही होगी। महंगाई कब घटेगी, महंगाई तब घटेगी जबकि मुद्रा की जो मनी होगी उसकी परचेसिंग पावर क्या हो जाए, बढ़ जाएगी। वो कब बढ़ती है, वो बढ़ती है डिफ्लेशन में, अपस्फीति में। अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने पढ़ा हुआ है कि जो इन्फ्लेशन होता है उसका अपोजिट ही क्या हो जाता है, डिफ्लेशन होता है, अपस्फीति होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तु का पीछा कर रहा है तो परिणामी मुद्रास्फीति को डैश के रूप में जाना जाता है। इफ टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज नोन एज डैश, स्टैगफ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था ये एक चीज़ बोली जाती है, एक तरह का फ्रेज होता है कि जब महंगाई तभी बढ़ रही होती है कि जब बहुत अधिक धन जो होगा बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रहा होता है। एक कहावत भी है इसके बारे में कि जो एक ऐसा टाइम आता है जब मुद्रास्फीति का एक ऐसा टाइम आता है जब हम झोला भर पैसे लेकर के जाते हैं और मुट्ठी भर सामान लेकर के जाते हैं। कि पहले के टाइम में क्या था कि हम मुट्ठी भर सामान पैसा लेकर के जाते थे और झोला भर सामान लेकर के आते थे। आज का टाइम जो चल रहा है आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम लोग को कोई भी चीज़ मार्केट में परचेस करने जाइए तो उसका मूल्य लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा धन जो है बहुत कम वस्तु का पीछा कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड को बढ़ा रही है। मांग ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, जब मांग कर रहे हैं तो वस्तुएं का मूल्य जो होगा वो बढ़ रहा है। एक इकोनॉमिक्स का रूल आपको पता ही होगा कि मांग जब बढ़ रही है, सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, वस्तुओं की प्रोडक्शन की बात हो रही है, उतनी नहीं हो पा रही, मांग बढ़ती जा रही है, तो जिससे क्या होगा, मूल्य भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के मुख्य लक्षण हैं। द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर डैश, द इनएडुकेट्स राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ, डिफिशिएंट फाइनेंसिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो भारत में जो मुद्रास्फीति है उसके क्या कारण है, क्यों बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, इसके क्या कारण है कि औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि हो रही है। करेक्ट है कि जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मार्केट में सामान बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन क्या है उतनी स्पीड से लोगों की इनकम नहीं इंक्रीज हो पा रही है, जिससे भी क्या रहेगा कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अनियमित कृषि विकास, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है विकसित तो हो रहा है लेकिन एक रेगुलेटरी उसमें नहीं है, एक नियमितता नहीं है। घाटे का वित्त पोषण, क्योंकि जो आज बजट बनाया जाता है वो ज़्यादातर घाटे का बजट होता है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो तीनों ही हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी तरीका है। डैश इज एन इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी।
यहाँ पर आपको बताना है कि जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने का कौन सा अच्छा मेथड है। कैश रिजर्व रेशियो, इसे CRR बोलते हैं शॉर्ट में, सिलेक्टिव कंट्रोल ऑफ क्रेडिट SCC बोलते हैं, बैंक रेट पॉलिसी और नन ऑफ द अबव। तो इसमें से किसका यूज़ किया जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में? तो यहाँ पर जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, CRR होता है, नगद आरक्षित अनुपात जिसे कहा जाता है, उसका यूज़ किया जा सकता है जो मुद्रास्फीति होगी उसको कम करने के लिए। CRR क्या होता है? CRR हो जाता है एक ऐसा एक अनुपात है, एक रेशियो समझ लीजिए कि जो रिजर्व बैंक निर्धारित करता है कि बैंकों को अपने पास इतनी नगद राशि अपने पास रखनी ही रखनी है। जो भी रेट उसने तय कर करे होंगे उसके उतनी राशि बैंकों को अपने पास नगद में रखनी। क्योंकि बैंक का काम क्या होता है? बैंक किस तरह काम करता है? वो छोटी छोटी जमाएं जनता से एक्सेप्ट करता है, हम लोग जाकर डिपॉजिट करते हैं। बैंक क्या करता है? जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको लोन देता है। उससे बैंक हमको जो है इंटरेस्ट देता है और उनसे इंटरेस्ट लेता है। बैंक का ही तो कार्य होता है। लेकिन जब वहाँ पर CRR कोई मात्रा को बढ़ा दिया जाएगा कि उसकी परसेंटेज नगद की बढ़ा दी जाएगी कि बैंक को अपने पास ज़्यादा रखना है, तो बैंक क्या होगा? कम रेट दे पाएगा, कम लोन दे पाएगा। जब बैंक लोन कम देगा तो मार्केट में क्या होगा? मनी भी, मुद्रा भी कम आएगी। जब मुद्रा कम होगी तो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से कम होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? इसी तरह पूरा इकोनॉमिक साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को निम्नलिखित के द्वारा मापा जा सकता है। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय डैश, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मार्शल्स इंडेक्स, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो मुद्रास्फीति है उसे कैसे माप सकते हैं, किसके द्वारा मापा जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, मार्शल का सूचकांक, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो मुद्रास्फीति होती है उसे मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्र सरकार विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करती है तो इस घटना को डैश कहा जाता है। व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डैश, डिप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब जो विदेशी मुद्रा होती है, फॉरेन करेंसी होती है, उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में जो अपने यहाँ जो है करेंसी चल रही है उसके मूल्य को कम कर देती है गवर्नमेंट। जैसे कि डॉलर है, डॉलर का इस टाइम जो है इंडियन अगर उसमें बात करें हम तो $1 इंडियन रुपीज़ में 80 रुपीज़ समथिंग का है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे अगर उसको कम किया जा रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, डॉलर की वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा? हमारी रुपया जो है, रुपीज़ जो है उसकी वैल्यू घट जाएगी। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर जो है अपने रुपीज़ की वैल्यू को घटा देंगे हम और किसी भी फॉरेन करेंसी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि अगर उसकी 80 रुपये है और उसको बढ़ा के 85 कर दीजिए तो क्या होगा? अपना जो वो है तो घट जाएगा ना मुद्रा उसकी, अपने इंडिया की, क्योंकि उनका $1 हमारे 80 रुपये के बराबर है। लेकिन अब वही अगर जो है उनका $1 हमें 85 रुपये के बराबर हो गया तो क्या हुआ? उनका वैल्यू बढ़ गई, हमारी वैल्यू घट गई। तो यहाँ पर उसे कहते हैं अवमूल्यन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन केस ऑफ इन्फ्लेशन? द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज, द प्राइस ऑफ गुड्स गो अप, देयर इज नो इफेक्ट, फर्स्ट द प्राइस डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो वहाँ पर जो कीमतें होती हैं वस्तुओं की, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं, बढ़ जाती हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहले कीमतें घटती हैं फिर बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन में क्या होगा कि जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतें क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ जाती हैं? क्योंकि जो मुद्रा होती है, मनी होती है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस वजह से क्या होगा? वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 150 की हो जाएगी, 200 की हो जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं कि LPG है, सिलेंडर, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सिलेंडर एक ही होगा लेकिन लगातार उसके प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आजकल तो हर ही चीज़ की जो है प्राइसेस क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था की मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? When inflation is high in the economy, what happens to the money supply in the economy? Doesn't matter. The money supply decreases, money supply increases, none of the following. तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है अर्थव्यवस्था में तो वहाँ पर जो मुद्रा होती है, मनी होती है, उसकी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मनी होती है, मुद्रा होती है, उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में तभी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कोई भी चीज़ एक सिंपल सा समझ लीजिए, कोई भी चीज़ अगर बढ़ जाती है आपके पास तो क्या होता है? ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे घट जाती है। तो वही हो जाता है मनी के साथ भी। जब मार्केट में बहुत
ज़्यादा फैल जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो घट जाती है। तो यहाँ पर जो मुद्रा की पूर्ति होगी, सप्लाई होगी, वो बढ़ जाएगी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की स्थिति में किस वर्ग को लाभ होता है या किस वर्ग को हानि नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास डज नॉट रिमेन एट लॉस इन द इवेंट ऑफ इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन। कंज्यूमर क्लास, लैंडिंग क्लास, पेंशनर्स क्लास, मर्चेंट क्लास। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा क्लास है, फिर इस तरह का कौन सा वर्ग है जिसको हानि नहीं होती है जब मुद्रास्फीति होगी। तो ऐसे उपभोक्ता वर्ग है, ऋणदाता वर्ग है, पेंशन उपभोगी वर्ग है या फिर व्यापारी वर्ग है। जो मनी, उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, मनी तो हमारे हाथ में ज़्यादा आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, परचेजिंग पावर कम है, तभी हम वस्तुएं कम से कम प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट कम से कम खरीद पा रहे हैं, परचेज कम कर पा रहे हैं। ऋणदाता वर्ग को भी हानि होती है, पेंशन भोगी वर्ग को भी होती है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग होता है उसको लाभ होता है। कैसे लाभ होता है, क्योंकि जब ज़्यादा मनी हो जाती है मार्केट में तो वहाँ पर क्या होगा, वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाते हैं, उनको ज़्यादा लोन मिल पाता है, प्रोडक्शन वो ज़्यादा कर पाते हैं, जिससे क्या होगा कि उनके जो वस्तुएं होती हैं उसके मूल्य भी बढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए उनको क्या होगा, लाभ होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन किसे कहा जाता है। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? ए सिचुएशन इन द इकोनॉमी इन विच ओनली रिसेशन एग्जिस्ट। अ सिचुएशन इन द इकोनॉमी इन विच बोथ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन रिमेन टुगेदर। अ सिचुएशन इन द इकोनॉमी इन विच अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि स्टैगफ्लेशन किसे कहा जाता है, कौन सी स्थिति होती है कि अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जिसमें केवल मंदी होती है, अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों एक साथ बनी रहती है, अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जिसमें बेरोजगारी अधिक हो, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो यहाँ पर जो स्टैगफ्लेशन होता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जबकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भी होती है और मंदी भी होती है। मंदी क्या होता है, मंदी हो जाएगा कि जब बहुत अधिक समय तक अर्थव्यवस्था में क्या होगा, एक अर्थव्यवस्था का साइकिल चलता रहता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का लगातार, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा कि इन्फ्लेशन बहुत अधिक बढ़ता जाएगा, जिससे कि जो इकोनॉमी होगी वहाँ पर लगातार जो प्रोडक्शन है वो घटता जा रहा है, और जिससे कि बेरोजगारी की स्थिति बहुत अधिक बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था निरंतर गिरती चली जा रही होगी। तो वो स्थिति क्या हो जाती है, मंदी की। आपने सुना होगा इसके बारे में, कई बड़े बड़े जो है कंट्रीज़ में आती है, तो वहाँ पर की जो इकोनॉमी होती है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है, तो उसे कहा जाता है मंदी या फिर रिसेशन। तो यहाँ पर जो स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है उसमें दोनों ही सिचुएशन रहेंगी कि इन्फ्लेशन रिसेशन साथ में होगा, और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है बेरोजगारी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू पे फॉर मनी पुस्तक किसने लिखी है। हु रोट द बुक हाउ टू पे फॉर मनी। अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर कीन्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हाउ टू पे फॉर मनी ये बुक किसने लिखी है। ये बुक जो है वो किसकी है, वो कीन्स की है। प्रोफेसर कीन्स ने इस बुक को लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रोफेसर कीन्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया, जिसे शॉर्ट में जीडीपी कहा जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है, तो की जाती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी गणना किसके द्वारा की जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।